आइए शुरू होते हैं। बनाए तो होंगे आप लोग। स्टार्ट करें। मैंने अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं दिया है इस चीज़ का। जब तक हम वीडियो नहीं बना देते हैं एक छोटा सा, तब तक जानकारी किसी को होता नहीं है। ये ऑफिशियली नोटिस कल हम देंगे। कल सभी को नोटिस दे देंगे कि टेस्ट आरंभ हो गया है, कि आज बैच समाप्त करना था। आज लग सारे बैच को कंप्लीट कर दिया है। चलिए, बिल्कुल ये प्रैक्टिस भी एप्लीकेशन पर हो रहा है। आप लोग कीजिए और वापस फिर से हम लोग तैयारी 3 का, ये रिकॉर्डेड क्लास है सर। ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है रे, हम सामने में लाइव हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तीन तीन राउंड 4 राउंड में प्रैक्टिस कराएंगे। 2 राउंड 3 राउंड यूट्यूब पे रहेंगे, सॉरी एप्लीकेशन पर, और 1 राउंड यूट्यूब पर रहेंगे। तो हम स्टार्ट होते हैं। कल से पहले से पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आज नहीं। पहला सवाल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 164 है और विकर्ण 80 है। अब देखिए, समचतुर्भुज जिसे आप रोम्बस कहते हैं, रोम्बस के बारे में इतना आपको पता होगा कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं और इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। तब तो अगर हमारे पास साइड को हम ए मान लें तो चारों साइड ए होगा, तो परिमाप तो 4a हो जाएगा। 4a बराबर 164। ए का मान हमारा कितना 41, लीजिए ये हमारा 41 हो गया। दूसरी बात क्या, एक डायगोनल 80 है, तो जो 80 है वो 40 और 40 हो जाएगा। अब आपसे हम एक चीज़ पूछेंगे कि बताइए, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? आप कहेंगे हाँ ये एक समकोण त्रिभुज। हाँ, तो मिला। आवाज आवाज आ नहीं रहा है। देखिए, चलिए आइए। अब ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये तो जितना देर पढ़ाएंगे ना उतना देर तो मच्छर परेशान करेगा। लगता है ब्लैक पीपीटी पर दिक्कत होगा। देखो, डर पर काबू पाने का एक ही टिप्स है, अस्थिर रहो। सफलता का यही निशानी है। और बुलाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। अस्थिर रहो, काम करते रहो। मैंने कहा ना कल ही कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जितना ताकत होगा लगा देंगे। 3 दिन में कम से कम 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। बस तुम अस्थिर रहो। तुम ऐसे उलबलाएगा तो होगा? नहीं होगा। अब ये देखिए, एक विकर्ण हमारा जो 80 था वो 40-40 में कन्वर्ट हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज है। बताइए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है ना। कर्ण है और ये हमारा लंब आधार कुछ भी कह दो। तो ये 40-41, तो ये हमारा 9 होगा, क्योंकि 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब ये 9 होगा तो ये भी क्या होगा, 9 हो जाएगा। हम सम चतुर्भुज का एरिया 1/2 d1 इंटू d2 होता है। 1/2। एक विकर्ण तो हमारा 80 पहले से था, दूसरा विकर्ण हम 18 निकाल चुके हैं। 18 चौके 72 720। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास।
समचतुर्भुज का परिमाप देकर एक विकर्ण दे दे और एरिया पूछ दे, हम आराम से काम कर सकते हैं। हो गया होगा? ठीक है, वो भी लिखना होगा तो तुरंत लिखेंगे। क्या? अब देखिए इसे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 73, 151 और 226 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मेरे कल का एक बात जरूर आपको याद होगा, कल मैंने इसी पर एक सवाल बताया था, याद है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे इन तीनों में भाग दें प्रत्येक दशा में समान शेष आए, वो संख्या कुछ और नहीं, इनका क्या, इनमें दो दो के अंतर का एचसीएफ होगा। तो पहले इन दोनों का अंतर लीजिए, 5, और ये 14 में से 7 गया तो 7। यहाँ हम देख रहे हैं 5, 21 में से 15, सॉरी 22 में से 15 गया तो 7। मेरे दोस्त हमने देखा इसका डिफरेंस भी 75, इसका भी डिफरेंस 75। दो दो के अंतर जो आ रहे हैं उनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो 75 और 75 का एचसीएफ तो 75 ही होगा ना। यही वो संख्या है जिससे तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 75। एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, सब झेला जाएगा। आज तुम हमको देखा है किस प्रेशर का सामना किए हैं। लिखने का कुछ लिखा रहा था, कुछ 2 चैप्टर बाकी था, बड़ा बड़ा चैप्टर, और फिनिश करना था। आप समझ लीजिए एक ही दिन में एपी जीपी एचपी कैसे फिनिश हुआ होगा। 115 क्वेश्चन थ्योरी के साथ। देखिए 6 अंकों की वो संख्या ज्ञात करें, सॉरी 6 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है जो 6 से पूर्णतया विभाज्य है, जहां ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो बताइए ए का मान क्या होगा? सबसे पहले नो, ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हम आपसे एक सिंपल बात पूछते हैं, तो संख्या 6 से कटेगा दोस्त, वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा। दूसरी बात, 6 हमारा एक इवन नंबर है और एक इवन नंबर से हमेशा एक इवन नंबर ही कटता है। तो अगर 6 से ये विभाजित हो रही है का मतलब इतना तो श्योर है कि ये लास्ट डिजिट जो होगा वो हमारा इवन डिजिट हो, और डिजिट नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी डाल दीजिएगा ना तो 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए इसको इवन डिजिट होना आवश्यक है। इवन का मतलब 2, सॉरी 0, 2, 4, 6 और 8। जानते हो दोस्त यहाँ पर 0 का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो 0 का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या रखें इनमें से कि ये कट जाए पूरा 6 से? तो देखो, नो 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 नो, जैसे ही लास्ट डिजिट इवन होगा आपने ये डिसाइड कर लिया, उसी वक्त 2 की डिविजिबिलिटी खत्म हो गया। अब आपको डिविजिबिलिटी लगाना किसका है? 3 का लगाना है। 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई संख्या 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 3 से कटेगा। तो लीजिए, बोलिए 8, 7, 15 3 से गया, 9 भी 3 से गया, 3 भी 3 से गया, बच गया हमारा 7। अब 7 में हम क्या जोड़े कि 3 से कटेगा? 7 में 2 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, 7 में 4 जोड़ने से 3 से नहीं कटेगा, 7 में 6 जोड़ने से 3 से नहीं कटेगा। यानी मेरे सामने 2 और 8 दोनों ऑप्शन बनता है, लेकिन हम इसमें से आंसर 2 को इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको छोटी लेना है। हम यहाँ पर 8 को आंसर नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो किसी भी चीज को पूरा कंफर्म होना है, क्या होगा? चलिए, ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। बिहार एसएससी वाला जहां कहीं भी हो, निकलो अब कोठरी से, है ना। देखिए इसको,
एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगी? लगातार साल का सीआई जीपी में होता है, समान समय अंतराल का अमाउंट भी जीपी में होता है, लेकिन यहां चूंकि लगातार साल है तो वृद्धि प्रतिशत से ही रेट निकल जाएगा। आप बताइए, पहला साल 225 है और दूसरा साल 236.25 है, वृद्धि कितने का होगा? 11.25 का। किससे? 225 से, और इंटू 100, यहां से हटाएंगे 2 जीरो तो गया। अब इससे इसको कट करना है, 25 नमे, और मेरे दोस्त 25 से इसको भी काट दो। ऐसे छोड़ो ना, उतना हटाओ, 5 से डायरेक्ट कट रहा है, 5% हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। ये प्रैक्टिस है, कौन सी क्लास की है ये मानना आपका काम है। 7 की पावर 29 प्लस 4 में 6 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? सिंपल सी बात है, 7 की पावर 29 और प्लस 4 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो ये भाग दोनों में होगा। तो दोनों में जब भाग होगा तो देखिए, 6 एकम 6 कितना आएगा? 1। 6 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही रिमाइंडर रहेगा। अब 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, प्लस 4, तो 1 प्लस 4 कितने? तुम्हारे भाजक से छोटा है ना, पॉजिटिव है ना, यही रिमाइंडर हो गया। भाजक से छोटा भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। हो गया, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का दुगुना से 18 कम है, समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए, आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की बहुत सारी खासियत होती है। पैरेललोग्राम की एक खासियत जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि इसके दो लगातार कोण आपस में संपूरक होते हैं, यानी दो लगातार कोण का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात, अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये भी याद रखिएगा कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कहा कि सबसे छोटा कोण। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है समांतर चतुर्भुज में 4 प्रकार के कोण होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो 2 ही प्रकार का हुआ ना। तो एक अगर सबसे छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, आप इसको छोटा कहोगे तो ये बड़ा होगा, इसको छोटा कहोगे तो ये बड़ा होगा, क्योंकि ये आमने सामने बराबर ही होंगे। रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, इसकी बस इतनी खासियत है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हालांकि वर्ग और आयत में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इनमें केवल 2 प्रकार के कोण होते हैं। अब अगर 2 प्रकार के कोण होते हैं, तब तो यहाँ छोटा कोण को अगर थीटा मान लेते हैं तो बड़ा वाला कोण क्या होगा? तो हमें कहा छोटे वाले कोण के 2 गुने से 18 डिग्री कम, 2 गुने से 18 डिग्री कम। तो अब आप बताइए, ये आपका छोटा कोण, ये आपका बड़ा कोण हो गया। और अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था? दो लगातार कोण का योगफल 180। तो अगर अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 18 है, 3 थीटा बराबर ये 198। यहां से 6 तिया 18 और 6 तिया 18, थीटा का मान 66। हमसे बड़े कोण की बात किया है, 2 गुने 66 और माइनस का 18, बताइए 132 और माइनस 18 कितने हो जाएंगे? 114, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 114 होगा। कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, अगर आप क्लियर हैं तो अच्छी बात है।
मिस्टर नरेंद्र कुमार, ये अभी सारे बैच में प्रैक्टिस चल रहा है। मैंने आज ही कहा ना कि अर्जुन बैच समाप्त नहीं हुई है, अर्जुन बैच 9th-10th के एग्जामिनेशन तक चलेगा। हो गया? ये देखो, हमें इसमें कहा है 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो, सॉरी आंकिक मान। अब आंकिक मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, और दुनिया में किसी भी चीज का फेस वैल्यू वो खुद होता है। 7 का फेस वैल्यू खुद होगा। अब देखिए कितना छोटा चीज है, लेकिन अगर बंदा सही से ध्यान नहीं दिया तो वो स्थानीय मान भी निकाल लेगा। ठीक है, और वैसे स्थिति में गलत कर जाएगा। कुछ लोग निकाल ही लिए होंगे इसमें से। चलिए ध्यान दीजिए, जब बंदूक के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो बंदूक के बिक्री में 15% की कमी हो गई। सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ, यहाँ ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं, जानते हो बंदूक की संख्या और मेरे दोस्त उसकी प्राइस बराबर, क्या रेवेन्यू होगा या नहीं? दिमाग लगाओ। अगर 5,000 में एक बंदूक मिलता है तो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना बंदूक बिका है। जितना बंदूक बिकेगा 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे, रेवेन्यू पता चलेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि बंदूक की संख्या में जब बंदूक की प्राइस से गुना करोगे तो पता चलेगा कि बेचकर कितना रुपया प्राप्त हुआ है। आज आपसे कहा कि मूल्य में 25 की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 की वृद्धि। पहले प्राइस 4 था, एक बढ़ के प्राइस 5 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बिक्री में संख्या की बात करेंगे तो देखिए बंदूक के बिक्री में 15% की कमी, यानी 3/20 की कमी। 3/20 की कमी का मतलब पहले 20 बंदूक बिकता था, अब 3 बंदूक कम बिकेगा, 17 बिकेगा। तो बताइए जी, 20 बंदूक बिका है 4 के प्राइस पर, तो रेवेन्यू कितना? 80। अब 17 बंदूक बिका है 5 की प्राइस पर, तो रेवेन्यू कितना? 85। अब हम आपसे यही पूछते हैं कि पहले बेचकर 80 मिलता था, अब बेचकर 85 मिलता है, क्या इफेक्टिव रेट, इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ा या घटा? बढ़ गया ना। रेवेन्यू बढ़ गया कितना से? 5 से। तो 5 बढ़ा किससे? 80 से, और इंटू 100, 20 चौके 80 और 20 पंचे, यानी 6.25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6.25 की वृद्धि हुई। सबका मैसेज आ रहा है? सेंटर दूर है, एक दिन पहले ही निकलवाना होगा। अच्छा ठीक है ना, तुम एक दिन पहले ही निकलना, फोन में नेट होगा ही, बस काम करते रहना। अंतिम क्षण में मैं जानता हूं विद्यार्थी का ये दिमाग काम नहीं करता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, और इसीलिए हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। हो गया? अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है x-1/x का मान तब निकाल पाएंगे जब मुझे x-1/x मिलेगा। x-1/x बराबर अगर m होगा, x³ - 1/x³ बराबर mq+3m होगा, हाँ या ना? तो पहला काम है x-1/x निकालना। जानते हो हम यहाँ सबसे पहले x² + 1/x² निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखो। सबसे पहले x-1/x बराबर अगर a है तो x² + 1/x² बराबर ये a² + 2 होता है। लेकिन जब x + 1/x बराबर a रहे और x² + 1/x² निकालना हो तो यहाँ a² - 2 होता है। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि पावर 2 से पावर 1 पर अगर आना है, साथ ही साथ यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, तो क्या करना है? तो सबसे पहले देखो, लास्ट में 2 घटाए हो ना, तो पहले 2 जोड़ना होगा ताकि ये 2 से 2 कट जाए, बचेगा a², फिर इसका वर्गमूल निकालना होगा, कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। कायदे से जानते हो, हम अभी 2 दिन बंद कर देते, कल और परसों, एक के बार सोमवार से टेस्ट।
तो फिर सोचे कि बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, चलते रहते हैं। तो 2 दिन थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, है ना, बाकी जिस रूप में हम बोले हैं उस रूप में मंडे से आएंगे। 2 दिन चलते रहेगा क्लास, आपको आते रहना है। प्रैक्टिस आपको हम 30-30 क्वेश्चन का कराते रहेंगे। पैटर्न थोड़ा सा एक साथ एक जैसा होगा, ठीक है। मतलब पैटर्न अभी जनरल पैटर्न चलेगा, फिर मंडे से पैटर्न चेंज हो जाए। आइए ध्यान दीजिए। अच्छा हमको ये बताइए, ये तो आप समझ गए कि प्लस से प्लस में पावर आधा करना है, तो पहले 2 जोड़ना है फिर वर्गमूल निकालना है। लेकिन जब प्लस से माइनस में आना है, अब पावर आधा करना है, तो लास्ट में 2 जोड़े ना हैं, तो पहले 2 घटाना होगा, ताकि ये 2 से 2 क्या हो जाए, और उसके बाद जो बचेगा उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, प्लस से प्लस में रहना है और पावर आधा करना है। प्लस से प्लस में रहना है और पावर आधा करना है, तो 2 जोड़ के वर्गमूल निकालना होगा। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, काहे मुंह बना हुआ है, 2 जोड़ दीजिए, उसके बाद वर्गमूल निकालिए, कितना आ जाएगा 18। इतना ही नहीं, आपको अब x - 1/x निकालना होगा। तो देखिए साहब, पावर आधा करना है लेकिन प्लस से माइनस में जाना है, तो 2 घटा के वर्गमूल निकालना है, तो इसमें 2 घटाना होगा, 2 घटाइए और वर्गमूल निकाल दीजिए। तो मेरे दोस्त 18 में से 2 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल लीजिए, इसका मान 4 आ गया है। और जब ये 4 आ चुका है, तो 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 64 और प्लस में 12 हो जाएगा 76। अरे हम आएंगे ना अभी, आप लोग भी इस भोज में हिस्सा लीजिए। अभी 9 बजे रात से लेकर रात के 2 बजे तक क्लास चलेगा एगो, तो उस भोज में आप लोग भी हिस्सा लीजिएगा। लगभग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। अभी यहाँ से जाने के बाद एक पैक मारेंगे, क्लास शुरू हो जाएगा। वो वाला लाल पानी वाला पैक नहीं, एनर्जी ड्रिंक है। प्लीज एक्सपायरी डेट एक्सटेंड करा दीजिए, वो मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में हम वही ना काम करेंगे। अपना हाथ का एप्लीकेशन नहीं ना है जी, अपेक्स का एप्लीकेशन है, वहां पर कोई मर्सी नहीं चलता है। हटा दें। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये हमारा √3 है। अब बताओ 10 अल्फा बराबर √3, तो 10 में कितने डिग्री का मान, यानी अल्फा बराबर 10 बीटा बराबर 1/√3, जो 10 में 30 डिग्री का मान, 10 बीटा बराबर 10 30, तो बीटा का मान 30 हो गया। अब देखिए, एक मीनार के शीर्ष पर एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के जड़ की ओर आ रही 2 कार को 120 डिग्री के कोण पर देखा गया। अवनमन कोण अल्फा और बीटा, जो अवनमन होता है वही उन्नयन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा बड़ा है बीटा से, ठीक है, अल्फा का मान 60, बीटा का मान 30। मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो भाई, यह है मीनार, मीनार के ऊपर में एक ऑब्जर्वर है, जो मीनार की ओर आ रही 2 कार को देखता है, ठीक है। मीनार की ओर आ रही 2 कार को देखता है, तो जब दोनों कार को देखेगा तो उसकी आंख पर कुछ कोण बनेगा ना, एगो को 60 डिग्री है, एगो को 30 डिग्री पा रहा है, तो जो वहां अवनमन बनेगा एकांतर कोण के कारण वही उन्नयन बन जाएगा। तो सोचने की कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना कि नजदीक में बड़ा एंगल बनता है और दूर में छोटा एंगल बनता है। ये तुम्हारा क्या है, दोनों कार के बीच की दूरी, और कार के बीच की दूरी है कितना, 120 मीटर। घबराने की कोई बात नहीं। हमसे मेरे दोस्त कहा है कि बताइए पूरे मीनार की हाइट क्या होगा, यही सोचना है। जब इससे ये डबल हो तो बहिष्कोण थ्योरम का प्रयोग करना। किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनते हैं, सुदूर अंतःकोण मतलब अपना गोतिया को छोड़ देगा, बाकी जो दूर में इंटीरियर एंगल है ना, उसके योगफल के बराबर। अगर 60 है, ये 30, तो ये भी क्या होगा
दूसरी बात, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होगी? बस अब सिंपल काम कीजिए। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अगर ये 90 ये 60 तो मजबूरी में यहाँ 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने ये दो, तो ये भी क्या होगा? पूरा यहाँ पर आपको जो 2 दिख रहा है वो मीटर में 120, तो एक का मान 60, तो √3 का मान आंसर हो गया 60 √3 हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है? हाँ चल रहा है। एक ही मेहरबानी करिएगा, क्या कि क्लास को जल्दी से जल्दी अपलोड कर कीजिएगा। मेरे दोस्त ऑटोमेटिक अपलोडिंग सिस्टम है, लाइव देखो। क्या 45 रहता तो पहले 45 को नहीं छेड़ेंगे, 60 को छेड़ेंगे, 30 को छेड़ेंगे। 45 तो हुक्मे अलीजाह करने आता है, जितना बड़ा लंब उतना ही बड़ा आधार। मान लीजिए यहाँ 45 होता, यहाँ 30 होता, तो 30 के लिए लंब 1 आधार √3, तो लंब 1 तो आधार भी 1, 45 यही बोलता। जब आता तो देख लेते हैं। बाकी अगर ज्यादा दिक्कत है, हाइट एंड डिस्टेंस बाय अमरजीत सर सर्च मारोगे वीडियो सामने आएगा। पहला 3 घंटा देखेगा, मिर्गी छूट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक कमरे में 750 सेमी लंबाई और 525 सेमी चौड़ा कमरे की चौड़ाई है और लंबाई है। फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, इसके लिए आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक आयताकार फर्श है। इस फर्श की लंबाई कितना? 750 सेंटीमीटर। फर्श की चौड़ाई कितना? 525 इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब यहां ध्यान दो भाई, इसमें हमें टाइल्स लगाना है। ऐसा टाइल्स लगाना है जो कि इसके लंबाई को भी, मतलब लंबाई पर भी पूरा पूरा फिट बैठ जाए और चौड़ाई पर भी पूरा पूरा फिट बैठ जाए, क्योंकि हमें टाइल्स की संख्या मांगा है और किसी की संख्या कभी भिन्न में नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है इंटीजर में। और इंटीजर में तब आएगा जब इस पर भी पूरा पूरा फिट बैठेगा, इस पर भी पूरा पूरा फिट बैठेगा। इसका मतलब हुआ कि जो वर्गाकार टाइल्स मैं लगाना चाहता हूं उसकी जो भुजा की लंबाई होगी वो लंबाई को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा और चौड़ाई को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। और याद रखिए, तो इनको और इनको दोनों को पूर्णतया विभाजित करेगा, ये दोनों का क्या होगा? एससीएफ। एससीएफ निकालने का सबसे शानदार तरीका, अगर नजदीक हो तो वैसी स्थिति में आप डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 225 आएगा, लेकिन 225 से ना तो ये कटेगा और 225 से ना तो ये कटेगा। तो अब क्या करेंगे? तो 225 का फैक्टर लेंगे। अब जैसे हम 225 का फैक्टर लेंगे तो सबसे पहले इसमें 3 से लगेगा, और जैसे 3 से लगेगा ना, 2 से तो लगना नहीं है, 3 से 75। देखिए क्या 75 से इसमें भाग लगेगा? 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और 3, और ये मेरे दोस्त कितनी बार में? 10 बार में। इसका मतलब 75 से क्या हो रहा है? 75 से कट जा रहा है। 75 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एससीएफ कितना हो गया? और जो एससीएफ आएगा वही तुम्हारे वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। अब रही बात वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी, इसको समझना है। तो सुनिए, जहां टाइल्स लगाना है उसकी एरिया ऊपर रखना है। टाइल्स लगाना है आयत में, तो आयत का एरिया रहेगा ऊपर, और जो टाइल्स लगाना है उसकी एरिया रहेगा नीचे। तो एक टाइल्स का एरिया, टाइल्स है वर्गाकार तो एरिया होगा 75 गुने 75 भुजा स्क्वायर। 75 से कटेगा 10 बार में, 75 से कटेगा 7 बार में, रिजल्ट कितने होंगे? अरे ऊपर में 30 कैसे आया? त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है ना जी, तो एक हो गया 90, एक हो गया 60, तीसरा का कोण क्या होगा? 30 ना होगा। ये एलसीएम का एससीएफ का क्वेश्चन है।
और कभी भी एग्जामिनेशन में धमक जाता है, कोई भी एग्जाम हो। आगे बढ़े। कहाँ हम दे दिया है 5 अप्रैल हो, लड़का आज बहुत बोल रहा था। कहीं 5 अप्रैल दिया हुआ है 9th 10th बीपीएससी पेपर का है? यूट्यूब पे दिखा रहा है। ऑफिशियल यूट्यूब है वो कि फेक है? अच्छा ठीक है, आइए ना, पहले पता चल जाएगा। कितना एंग्री है, देखो ना इधर, एंग्री। एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह पहले आधे भाग को 40 की स्पीड में और शेष आधी भाग को 50 की स्पीड में, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, सॉरी दूरी क्या होगी। अब यहां देखो, सबसे पहले कोई नियम कानून कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, तुम सीधे ही बताओ पूरे डिस्टेंस का आधा गए हो 40 की स्पीड से और बाकी आधा गए हो 50 की स्पीड से। याद रखना, जब अलग अलग चाल से समान दूरी जाओगे, वो दूरी कुछ और नहीं, चालों का एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे 200 हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो ये 200 कौन सी दूरी है? ये वो दूरी है जिसको तुम 40 की स्पीड से भी जा रहे हो और 50 की स्पीड से भी जा रहे हो। 40 की स्पीड से 200 जाओगे, ये 5 घंटे हो जाएंगे। जब 50 की स्पीड से 200 जाओगे, ये तुम्हारा 4 घंटे हो जाएंगे। तो आप ही बताओ मुझे कि आधा जाने में 5 घंटा, आधा जाने में 4 घंटा, इसका मतलब पूरा दूरी तय करने में 9 घंटा। और ये जो मेरे दोस्त हमारा 9 घंटा है, वो रियल में 18 घंटा है। तब तो एक रेशियो का मान दो, एक का मान दो, आपको तो पूरा दूरी चाहिए, तो 200 और 200 कितना होगा? 400। तो बताओ, एक का मान दो तो 400 का मान, 400 गुना 2 800, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी आपको ये बात पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आधे आधे के केस में 2xy/x+y और इनटू टाइम भी होता है। तो 2 गुने 50 गुने 40 और बटे 50 40 90 और इनटू समय 18 18 पचे 90, 5 से मारेंगे इसको 10 बार में, फाइनली आंसर 800 आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर टाइल्स स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? टाइल्स स्क्वायर ही तो था मैडम, टाइल्स स्क्वायर ही था। हो गया है, काम करें? ठीक है, लिखे थे ना? ओके। सिटी कौन पा रहा है जी? देखो, 12 मानों का मानक विचलन 3 है, प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि कर देंगे तो नए समूह का प्रसरण क्या होगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसका मानक विचलन 3 होगा, उसका प्रसरण, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या? तो जिस वक्त मानक विचलन 3 होगा, उस समय प्रसरण क्या होगा? और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक चरमान में कुछ जोड़ने या घटाने से प्रसरण पर कोई असर नहीं पड़ता, मानक विचलन पर भी कोई असर नहीं पड़ता। यानी जितना प्रसरण पहले था, उतना ही प्रसरण आज भी रहेगा। वेरिएंस स्टैटिक्स है। किस किस की जिम्मेदारी पूरा करूं? एस्टेट वाले अलग जिम्मेदारी पूरा करने कह रहे हैं, बिहार एसएससी वाली अलग कह रहे हैं, रेलवे वाले अलग कह रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी एक साथ पूरा होगा। सब 7 से 9 में भर्ती हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करो, जिम्मेदारी साथ साथ पूरा होता रहेगा। ध्यान दो, मजाक थोड़ी है। अब देखिए भाई, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिका
3, 6 और 5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, स्वीट पॉइजन कहा जा सकता है इसको। अगर कभी भी, अब देखो भाई, आज तक की क्वेश्चन से दर्शन जब भी हुआ था तो माध्यिका ट्रिपलेट में होता था, और आज माध्यिका ट्रिपलेट में नहीं है। एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, और मेरे दोस्त एक मीडियन आपका ये है, ठीक है, तीनों मीडियन। अब देखिए, ये M1, ये आपका M2 और ये आपका M3। M1 कितना? 3, M2 कितना? 6 और M3 कितना? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, ये तो हमारा त्रिभुज ABC है, तुम सबसे पहला काम ये करो कि माध्यिका से एक ट्रायंगल बनाओ। अब माध्यिका से अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, तो एक माध्यिका आपका 3 है, एक माध्यिका 6 है और एक माध्यिका 5 है। माध्यिका से एक त्रिभुज बनाइए और माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया निकालिए। ये तो ट्रिपलेट है नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, तो हो जाएगा A + B + C और बटे में कितना हो जाएगा? अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया हमारा हो जाएगा S, S - A, S - B और S - C। अब आप ये देखिए, यहां ध्यान से, S हमारा 7 है, 7 - 6 1 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, रूट के अंदर कितने? 14 रहेंगे। या फिर बहुत कुछ करेंगे हम, तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर 14 चौके 56 रहेगा। और अब सुन लीजिए, अगर आपको एरिया ट्रायंगल ABC चाहिए तो आप बस इतना याद रखिएगा, 4/3, 4/3 और माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया, माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया। तो मेरे दोस्त हम ये कह सकते हैं कि 4/3 और रूट में क्या होगा? 56। ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल फोकस है मेरे दोस्त, आप चिंतित मत हो। जितना वन बिहार SSC वाला है, रेलवे वाला है, तो मेरे एब्सेंस में कहीं बिछड़ गया है ना, सबको नोटिस पहुंचा दीजिएगा। जाओ पगला फिर से आ गया है। हालांकि हम अपने तरीके से कल फैला देंगे। देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 8 है, इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण 60 हैं, तो बताइए तीसरी भुजा क्या होगी? क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, तुम्हारे पास तुम्हारे पास दो साइड 7 और 8 है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, और तीसरी भुजा क्या होगी? कुछ नहीं करना है, बस कोसाइन रूल मारना है। जिस भुजा की लंबाई चाहिए उस भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग -2 इंटू उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट और इंटू साइन के साथ कितना? 60 डिग्री। यही है आपका कोसाइन रूल। लिख दे बगल में, बगल में लिख देते हैं। ये लीजिए, ये थीटा है, थीटा का है ला, ABC ही रहने दीजिए। A B और C, A के सामने छोटी A, B के सामने छोटी B, C के सामने छोटी C। अगर आपको A के लिए लिखना है तो लिखिएगा A² बराबर, तो बाकी दो साइड बच गया उनके वर्गों का योग -2 इंटू उन्हीं का गुणनफल, और कॉस के साथ जिस साइड के लिए लिख रहे हो ना उसके सामने का एंगल A है, A लिख दो, हो गया। फिर अगर आप B के लिए लिखोगे B² बराबर, B के लिए लिखोगे B² बराबर, अन्य दो साइड कौन है? C² और A² माइनस 2CA, 2CA, और कॉस के साथ B के सामने का कौन? cos B। C के लिए लिखोगे तो C² बराबर
बाकी दो साइड बच गया ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2, और इन्हीं ए बी का प्रोडक्ट और कॉस के साथ सी के लिए लिख रहे हो, सी के सामने का एंगल सी होगा। समझ में आया क्या? अब मेरे दोस्त ये देखो 64, ये हमारा 49, 2 ये हो जाएगा हमारा, हाँ 16 गुने 7 साइन 60√3/2। हम भी पागल हो गए हैं, रुक जाओ भाई, ये cos 60 होगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 2 से कटेगा 8 बार में ना, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56। अब देखो 8 सत्ते हमारा ही 56 हो जाएगा, 56 घटेगा 64 में तो कितने हो जाएंगे 8 ना, और 8 जुड़ेगा इसमें तो हो जाएगा 57, यानी x का मान आएगा √57। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। x भुजा की लंबाई है और लंबाई किसी भी प्रकार का निगेटिव कभी नहीं होता। एक फाउंडेशन बैच लाइए 1 साल वाला, लाएंगे, अभी थोड़ा बर्दाश्त करो, जल्दी ही लाएंगे। पहले होली में हम तमाम इंटर इनकम्पेंसी को पहले हटाते हैं। होली में हमको 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है और पहले पता कर लेते हैं जहां जा रहे हैं वहां पर आसपास में स्टूडियो है कि नहीं। अगर स्टूडियो नहीं होगा तो पेन टैब का व्यवस्था करके जाएंगे, तब पेन टैब लेते जाएंगे। देखता नहीं है कोनो कोनो यूट्यूब पर बुचके मास्टर बैठा रहता है कोपचा में, पढ़ाते रहता है, मतलब पूरा स्क्रीन के कोनो कोना में देखेगा मास्टर है और बाकी स्क्रीन पे लिखा रहा है, वैसा वाला व्यवस्था लेके जाएंगे। हम्म, 3000 रुपया है, 3 प्रकार के नोट हैं। हाँ 50 टका है, 100 टकिया है और 10 टकिया है। अरे पहले सजा के लिखो ना, पहले 100 टकिया लिखो, 50 टकिया लिखो, फिर 10 टकिया लिखो। अब देखो ये तीनों प्रकार के नोट की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। संख्या दिया है 5, 8 और कितना 10। अब ये देखिए मेरे दोस्त, ये 5, 8 और 10। अब हमें तीनों का ना एक साथ वैल्यू मालूम है, वैल्यू। अब मुझे ये बताइए, जब तक नंबर से वैल्यू नहीं लाएंगे तो क्या वैल्यू के इक्वेट करेंगे? अब 100 रुपए की 5 नोट वैल्यू कितना, 50 रुपए की 4 नोट वैल्यू कितना, 10 रुपए की 10 नोट वैल्यू कितना, 100। अगर हम सारे वैल्यू को एक साथ जोड़ दें तो 1000 नजर आएगा। यही जो 1000 रेशियो हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में 3000 रुपया है। एक रेशियो का मान 3, कहता है 50 टकिया नोट का संख्या क्या गो है, संख्या का रेशियो संख्या से निकलेगा। 1 का मान 3 तो 8 का मान 8 या 24, ऑप्शन नंबर डी। गुरुजी ससुरारी जाना है का होली में? तुम अपने जैसा सोच रहा है क्या, बिना सर्टिफिकेट वाला फैमिली रखते हैं? देखो बिना सर्टिफिकेट वाला फैमिली रखेगा, अनटाइमली लाजूता खाएगा। हाँ तो बिना सर्टिफिकेट वाला नहीं, कौन दिन फैमिली रखना होगा सर्टिफिकेट बनाएंगे पहले। क्या बात करता है। देखिए एक डीलर को एक मेज को 400 रुपए में बेचने से 25% का लाभ हुआ, एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचा, कुल मिलाकर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। दूसरी मेज का सीपी क्या होगा? नो 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 रुको ना, एक काम कर लो ना दोस्त, एक मेज की सीपी को ए मान लो और दूसरे मेज की सीपी को बी मान लो। एक को 25% के लाभ पर बेचा है तो 25 का लाभ हो गया, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा है तो 10 का हानि हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब होने वाला लाभ और होने वाला हानि बराबर हो। यहां से अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो ए बटा बी जो होगा 10/25 यानी कि 2/,
जानते हो ये दोनों के सीपी का रेशियो है। और यदि दोनों के सीपी का रेशियो है ना 2:5, मेरा मन होगा तो 200-500 भी कर सकते हैं। 2 जीरो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको भी यहाँ एक का एसपी बनाना पड़ेगा क्योंकि एक का एसपी दिया हुआ है। अब जैसे अभी देखिए ना, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक मेज को क्या बोला है? अरे हमको मन नहीं कर रहा है ऐसे करने का। अब कहेगा कहन मन कर रहा है, रुको ना। अरे भाई साहब, 25% के लाभ का मतलब 125, और 125 में जब बेच रहा है तो 400 में बेच रहा है। सीपी चाहिए तो 100% का मान निकाल लो, तुरंत सीपी आ जाएगा। तो मेरे दोस्त प्रतिशत से प्रतिशत गया, 25 चौको 25 पचे, अब 5 से कटेगा 80, 80 चौके 320। तो पहला वाला का सीपी तो मिल ही गया 320। तो जब दो का मान 320, बताओ कितना गुना है? 160 गुना इसमें भी कर दो तो हो जाएगा 800। 800 क्या आ गया? 800 सीपी आ गया दूसरे वाला का। क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं। हैं? इधर वाला नहीं समझे? देखिए 25% कोई चीज 25% के लाभ पर बेचने का मतलब होता है 125 पर बेचना। तो जब आप 125% पर बेचेंगे तो 400 में बेचेंगे। तो 125% बेचे हैं तो 400 में बेचे हैं। सीपी अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100% से गुना किए तो सीपी आ गया। ठीक है ना? ओके। सरिता सिंह पूछ रही हैं कि आपकी शादी हुई है सर। अरे मैडम पढ़ो ना, क्या शादी ब्याह के बारे में पूछती हो? जब सबको पता है दुनिया में कि मास्टर का शादी नहीं हुआ है, ये पूछने वाली बात है? आपको लग रहा है हम फेंक रहे हैं? कमेंट देख लीजिए, पूछे जा रहा है एकदम ऊपर से नीचे तक। बड़े जी, देखो ये हमें कहा कि एक द्विघात समीकरण है जिनके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम हैं। तो बताइए ए का मान क्या होगा? जानते हो, एक अगर अल्फा मानोगे ना तो दूसरा 1/अल्फा होगा। क्या कि आपसे कहा अरे द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा, कहा एक मूल दूसरे का इनवर्स है, यानी एक को अगर अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा उसका इनवर्स 1/अल्फा हो जाएगा। और आपको ये बात पता होगा ax² प्लस bx+c द्विघात समीकरण है जहां मूलों का योगफल -b/a होता है, अब मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आज अगर हम मूलों का गुणनफल लेते हैं तो c/a हो जाएगा है। तो बताइए c के जगह पर अचर पद है क्या? -a। a के जगह पर क्या है? 3। अरे c कहते किसको है? अचर पद को। a कहते किसको है? x² के गुणांक को। अल्फा सल्फा गया कितना? तो a बराबर होगा -3। आंसर हो गया, a बराबर -3 हो गया। हो गया? ओके, हटा दें। अब थोड़ा इसको देखेगा, ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका एचसीएफ 20 है और गुणनफल 1600 है? अब ये देखो जी, अगर दो संख्या का मास 20 है तो वो 20a और 20b के फॉर्म में होगा दोनों संख्या, तभी तो 20 कॉमन लेंगे एचसीएफ होगा। अब हमें कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 20a और 20b, इन दोनों का प्रोडक्ट है 1600। 20 संगर 400, 400 से 4 बार में कटा, a×b बराबर कितना? और अब आपको मेमोरी लगाना है, ये लगाना है कि जब एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि कॉमन लेने के बाद ए और बी जो बचेगा ना, ये आपस में को प्राइम होगा।
यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, गुना करके 4 होना चाहिए। तब तो 1 गुना 4 कह सकते हो, 2 गुना 2 4 कह सकते हो, 3 से कटेगा नहीं, 4 गुना 4 कह सकते हो, सॉरी 4 गुना 1 कह सकते हो। जैसे ही 4 गुना 1 किए ना, जो कपल यहाँ है वही कपल यहाँ हो गया, तो कपल रिपीट हो गया, तो रुक जाइए। बाकी जिसमें कुछ कॉमन है उसको नहीं लेना है। तो मेरे दोस्त केवल और केवल एक ही पेयर संभव हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख दिए हैं। एक्स के किस मान के लिए यह एक पूर्ण वर्ग होगा? नहीं मेरे दोस्त, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। ये जो आपके पास एक्स है ना, आपको मैं पहले इस प्रकार के क्वेश्चन की बात बताता हूँ। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम चांस है कि आंसर एक होगा। आप देखोगे इसकी खासियत ये होगा कि इन दोनों में ना कोई एक जो होगा वो एक दूसरे से 2 बड़ा होगा। तुम देख लो वो वाली चीज जो है ना, इससे 2 बड़ा है ना? तो 2 बड़ा है तो आपको क्या करना होगा? ये नहीं नहीं नहीं, रुको ना, कहाँ में बैठ गया हो? पक्षी कहीं बैठा है क्या? चलिए ध्यान दीजिए, छोड़िए। एक्स प्लस ये तुम्हारा 80 94, ठीक है, और 36, और ये जो तुम्हारा है ना 80 94 38, इसको भी लिख देंगे 36 + 2। अब ध्यान से देखो, एक्स अपने जगह रहेगा, ये तुम्हारा गुना करोगे आपस में 80 94 36 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 × 80 94 और 36। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इसमें 1 से गुना कर दें और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दें तो क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा? A² + B² + 2AB, A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे तो बस पूर्ण वर्ग बनाना है, चाहे वो A+B का स्क्वायर हो या A-B का स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग बन चुका है। A² + 2AB + B², ये हमारा हो गया 80 94 36 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 के जगह पर क्या रखना पड़ा? हो गया? चलिए धन्यवाद, बढ़िया आगे। अब थोड़ा समझिए, 1 + A प्लस, नहीं 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 ऐसे नहीं, A + A, AR + AR² प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, जीपी के अनंत पदों का योग A/1 - R होता है। यह है जीपी के इनफाइनाइट टर्म का योगफल। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये भी तो जीपी के अनंत पदों का योग ही है ना, ये भी हो जाएगा A/1 - R, जो है 7/8। ए के जगह पर क्या है? 1, R होता है दूसरा पद बटा पहला पद, यानी क्या? x बराबर 7/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 और ये हो जाएगा 7 - 7x, 7x इस पार आएगा, ये जाके -1 होगा, x बराबर -1/7, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिहार एसएससी में एक से एक बिख आता था, बिख सब कहाँ चला गया है? हैं? आ जाएगा, कल इंफॉर्मेशन देंगे ना, आ जाएगा। हो गया? ठीक है, बढ़िए।
40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि मैन इंटू डेज बराबर वर्क होता है। 40 आदमी 30 दिन में कोई काम करेगा, इसका मतलब काम है कितना? 1200। रहने दीजिए। जानते हो कि 40 आदमी 30 दिन में काम कर देगा तो काम 1200। इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब यह है कि 40 मजदूर रोजाना काम कर रहा है, कोई एब्सेंट नहीं है। पहला दिन भी 40 और 30वां दिन भी 40, तब जाके काम 30 दिन में हुआ है। जब 40 मजदूर रोजाना काम किया तो 30 दिन में तो काम हमारा 1200 हो गया। लेकिन अब सोचिए कि 40 आदमी शुरू करेगा, लेकिन अब हर 10 दिन पर 5 आदमी भाग जाएगा, तो क्या अब 30 दिन में हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो हमें कहना यह होगा कि सर 40 आदमी शुरू तो करेगा, लेकिन 10 दिन के बाद 5 आदमी भागेगा, यानी 10 दिन तक ही काम करेंगे, 400 काम कर देगा। अब इनमें से 5 आदमी भागेगा, बचेगा 35। ये 10 दिन करेंगे, 350। फिर इनमें से 5 आदमी जाएगा, बचेगा 30। ये करेगा 10 दिन तो 300। अब होश में काम करे थे मत जाओ खाली। यो देख लो काम हो कितना गया, 4 3 7 3 10, 1050 ना, बच गया केवल 150। अब इसमें से 5 आदमी जाएगा तो बचेगा कितना? 25। 25 आदमी को 10 दिन काम करने का औकात है? नहीं है, क्योंकि काम 1050 हो चुका है। 1200 में 1050 गया 150। अगर इसको 10 दिन कराऊंगा तो 250 करेगा। तो मान तो सोचो क्या करें, कुछ नहीं। 25 आदमी कितना दिन करेगा कि 150 काम कर देगा? तो सीधे यहां से दिन निकल जाएगा 6। तो 6 दिन यहाँ, 10 दिन, 16 16 10 26 26 10। ऑप्शन नंबर चलिए आगे बढ़िए। जितना भी ऑनलाइन में देख रहे हो सब सोमवार से, सोमवार कौन तारीख होगी? 18। 18 तारीख से एप्लीकेशन पर कोर्स लग जाएगा। कोर्स आज ही लग जाएगा। 99 रुपए का महीना होगा। 99 रुपए में 20 को टेस्ट मिलेगा, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे गर्लफ्रेंड का एक आइसक्रीम के बराबर होगा, जो तुम आइसक्रीम पे खर्च करते हो। गलत बोल दिया क्या? अरे गर्लफ्रेंड का मतलब दोस्त। गजब बात करते हो। कभी कोई लड़का क्या बोलते हैं कभी बोलता हूँ कि कितना रुपए लुटा के आए हो, कितना रुपए खर्च हुआ है, तो सुनते हैं आजकल चाय मिलता है 50 रुपया में। सही बात है क्या? देखो ध्यान दो। अब ऑनलाइन वाला हमको गरियाएगा, क्या कि बार बार पैसा की बात करते हैं ना, एक दो गरियाएगा। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोनिकल वनीला फ्लेवर चोकोबार 100 में देता है। ध्यान दो, हम जानते हैं। अरे ठीक है, हम किसी को आइसक्रीम खिलाया नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं खाता हूँ, क्योंकि मास्टर आइसक्रीम नहीं खाता है। आइसक्रीम खाएगा मास्टर तो गला क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आइसक्रीम ना हम खाते हैं ना किसी को खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल के लिए हम वो जो पार्क है क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं, अरे उधर जो मुख्यमंत्री आवास तरफ है, इको पार्क, हाँ इको पार्क। कभी कभी इको पार्क के आसपास हम टहलते हैं। हाँ, हालांकि अभी टाइम नहीं मिलता है। दोपहर में घूमते हैं, शाम सुबह तो तोते मैंने रहते हैं उस समय नहीं जाते हैं। देखिए छोड़िए हटाइए। बिना रुके स्पीड, हाँ, बिना रुके स्पीड 42, और रुक रुक के जाओगे तो 28 है। देखिए, बिना रुके जाएंगे तो 42 की स्पीड, और रुक रुक के जाएंगे तो 28 की स्पीड। तो बताइए पर आवर कितना देर आराम किया, रेस्ट पर आवर?
चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, चालों का अंतर और बटे बिना रुके चाल, ये आएगा बराबर कितना देर आराम किया। मिनट में बदलना है, 60 से गुना कर दो तो तुझे पता चल जाएगा 20 मिनट पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा? खूब खिलाए हैं आप भी, आपको भी बहुत याद आता होगा। अरे पगला कहीं का, तुम्हारा नाम सत्या है, तुम सत्यानाशे है हैं? जाहिल कहीं का। यही बात तो पापा को बोलना, ठीक है? तब देखना कैसे लतियाते हैं। देखो इधर, मास्टर से मजाक करता है, ये सब आदमी है, किसी से भी मजाक कर लेता होगा। देखिए खैर छोड़िए, जाने दीजिए, अथल वथल सब है। बताएं, एक आदमी अपनी इनकम को का एक निश्चित भाग बचाता है, 16 महीना में वो कार खरीद सके। इतना पैसा बचाता है कि 16 महीना में वो कार खरीद सके। अब उसको चूल मच गया, वो 14 महीना में खरीदना चाहता है। तो बताइए बचत में कितना वृद्धि करना होगा? तो ये देखिए, पहले वो 16 महीना में खरीद सकता था, ऐसा प्लान बताया था। अचानक से उसको पता नहीं क्या हो गया, वो 14 महीना में कार खरीदना चाह रहा है। ठीक है, तो आप बताइए, जो कार 16 महीना में खरीदा सकता है, जो कार 16 महीना में खरीदा जा सकता है, उसी कार को अगर 14 महीने में भी खरीदा जा सकता है, तब तो जो उसकी प्राइस होगी ना, वो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगी। और इन दोनों का कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम 112, यानी 112 में कार मिल जाएगा। बताओ भाई, 16 महीना में कार खरीद सकता है, यानी 16 महीना में कितना बचत? 112। तो 16 महीना में 112 बचत करेगा तो हर महीने, 14 महीना में 112 बचत करेगा तो हर महीने। तो देखो, जल्दी खरीदने के लिए बचत में वृद्धि किया कि नहीं? बचत में वृद्धि कितने का? किससे? इनटू 100। आंसर 14.2 ऑप्शन नंबर। आगे बढ़िए। तो जमशेद अहमद है, कमेंट लिखता है, कहावत है एक, गुड़ खाकर गुलगुल्ला से परहेज। मतलब व्हाट इज दिस? तो ये कोई कहावत है? देखिए आगे, पर ये जाहिलों की महफिल है, सही मन सही लिख दे रहा है? कुछ बोल देंगे अभी कि तुरंत दिन में तारा नजर आने लगेगा। देखो इधर, होश में रहो, वो हमको जानता है कि कभी भी गुस्सा आ जाता है। और वैसी स्थिति में अभी तुरंत एक लड़का था,
मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूं, ये आजमाया हुआ चीज है। मेरे श्राप का कितना प्रभाव है ये लड़का जानता है, आशीर्वाद का भी उतना ही प्रभाव है। कभी दिखाऊंगा बोर्ड पे, 2.0 में एक लड़की आती थी, बड़ी मतलब परेशान रहती थी। उसका जैसे ही सिलेक्शन हुआ ना, तो सिलेक्शन के बाद जब एग्जाम सेंटर, वो क्या बोलते हो, ट्रेनिंग सेंटर तक का वीडियो बना बना के भेजा कि देखिए सर ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, ये सब सब गर्ल्स लोग को ये कमरा मिला है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, खाना खाते हैं हम लोग, खाना तक का वीडियो बना के भेजा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। आइए देखिए, दिखाई दो क्या? नहीं तो कहेगा कि ये सब हाँ फल मार रहा है। फोन मेरा 1% पर है, नहीं तो दिखाता, दूसरे दिन दिखाऊंगा, उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, उसका मैसेज दिखाऊंगा तो काफी खुश हो जाओगे। वो अपने इर्द गिर्द, वो अपने गांव में पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ। आइए देखिए, थोड़ी अब बात की बात बाद में। एक आदमी एक 15% की हानि, एक वस्तु 15% की हानि और दूसरे वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है, इन सब के बाद भी 90 रुपए की नुकसान होती है। अगर दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता? अब थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे ये बताओ, 15% की हानि का मतलब 3/19% के लाभ का मतलब 19/100। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लगाऊं तो बताओ, खरीदा कितने में? 20 में। 3 की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा, अब देखो खरीदा कितने में? 100 में। और 19 के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा 119 में। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन है, स्पष्ट कहा है दोनों वस्तु का, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी बिक्री मूल्य क्या है? एक समान। तो क्या समान दिख रहा है? समान करना होगा, ये 119 है, इसको भी 119 बना दो, उसके लिए 7 से गुना, तो यहां 7 से गुना तो ऊपर भी 7 से गुना। अब देखो बिजनेस में क्या हुआ, अगर बिजनेस में देखने जाओगे 140 का चीज 119 में बेचोगे 21 का नुकसान होगा, 100 का चीज 119 में बेचोगे 19 का फायदा होगा, 21 का नुकसान 19 का फायदा, फिर भी अभी भी 2 का क्या है? नुकसान ही है, अभी भी 2 का नुकसान है। यही जो 2 का नुकसान है वो 90 है, एक का मान क्या होगा? 45। हमें कहा दूसरी का सीपी क्या होगा? दूसरी का सीपी 100 है, एक का मान 45, तो 100 का मान क्या होगा? हो गया, ये तो हमारा 25 नंबर। अर्जुन बैच एग्जाम तक रहेगा ना? हाँ जी, 9-10 के एग्जाम तक चलेगा। में हम और कुछ भी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत कुछ पढ़ाएंगे। हो गया होगा, हटा दें? ठीक है, लिख दिए लोग। एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, कुछ बस 9% के लाभ पर, शेष 36% के लाभ पर, कुछ को बेचा 9 के लाभ पर, कुछ को बेचा 36 के लाभ पर, पूरे पर उसे 17% का लाभ हो गया। अलग अलग लाभ, कंबाइंड लाभ, यही तो एलिगेशन है। और मेरे दोस्त मुझे ही बताओ, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 19 ना, तो ये हमारा 19 और अनुपात कितने? 8। अब आप ही बताओ, 19 बस बेचा 9 की लाभ पर, 8 बस बेचा 36 के लाभ पर, दोनों को जोड़ दें तो टोटल 27, जबकि यही 27 जो है वो 108 बस है, तब तो एक रेशियो का मान, एक का मान 4 तो 19 का मान 76, 8 का मान, यानी 9% के लाभ पर कितना बस बेचा, और 36 के लाभ पर कितना बस बेचा? हमें कहा 36 के लाभ पर कितना बेचा? बीच बीच में ना ब्रेक लेना पड़ता है, एक सांस पे 36 क्वेश्चन थोड़े खिंचाएगा, इसलिए बीच बीच में ट्रेलर देते हैं, कभी कभी थोड़ा अनाप शनाप बोलना पड़ता है आज के हिसाब से, आज के लेखा को जो पसंद होता है। देखिए, हो गया,
रील्स के जमाने में रील्स के हिसाब से चलना पड़ता है। चले, ये देखिए 12.5% की दर से 3 वर्ष के सीएसआई का अंतर इतना है, तो बताइए सर धनराशि क्या होगा। सबसे पहली बात, 12.5 का मतलब 1/, जब भी रेट का फ्रैक्शन 1/a के रूप में टूट जाएगा तब सीआई एसआई का अंतर 3 साल का बटे प्रिंसिपल बराबर 3a + 1/aq हो जाएगा। तो अंतर देखिए आपका 12.5 है बटे प्रिंसिपल 8 तिया 24 और 1 हो जाएगा 25, 8 का क्यूब 512, इससे कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 256 बार में, फाइनली प्रिंसिपल हमारा 256 आ गया। जब रेट 1/a के रूप में टूटेगा तो 3 साल के सीएसआई का अंतर बटे प्रिंसिपल 3a + 1/aq। अरे ठीक है, एकदम आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है। हम एक ही चीज मांगते हैं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, आप जरूरत है, सबको आशीर्वाद है दिल से। जो अच्छे से मेहनत किया होगा, जो मेरी कहा माना होगा और अपने हिसाब से ईमानदारी बरता होगा, का सिलेक्शन अवश्य होगा। आगे बढ़े, ये देखिए 60 रुपया प्राइस है, नगदा नगदी दीजिए, अब वस्तु ले जाइए। नो लोन नो रेट, नो लोन नो इंटरेस्ट नो रेट। लेकिन अगर आप 60 रुपए नगद नहीं देना चाहते हैं तो 20 रुपया का अग्रिम भुगतान करिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे का लोन हो जाएगा, ठीक है। और ये बचे हुए पैसे को 8 रुपए के हिसाब से अगले 6 महीने तक आके चुका दीजिए। यानी कर्जा बचा था 40 से देना पड़ेगा 48, तो ब्याज कितना, ब्याज 8 देना पड़ेगा। अब हमें यही कह रहा है कि बताइए किस रेट से 8 देना पड़ेगा। तो सुनिए ना, आप जब 20 रुपया अग्रिम भुगतान कर रहे थे ना, 40 रुपया जो बचा है, इंस्टॉलमेंट देने की जो सिलसिला होगी वो हर महीने के लास्ट में होगी, लेकिन पूरा महीना पैसा तो आपके पास रहेगा। जैसे 20 रुपया आप दिए, अब वस्तु लेके गए, इंस्टॉलमेंट देने तो महीना के लास्ट में आइएगा, तो पूरा महीना 40 रुपया आपके पास रहेगा, तो पूरा महीना 40 आपके पास रहेगा, तो इसी 40 पर इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा 1 महीने का। क्या बनेगा नहीं पता, इसमें 8 रुपया दीजिएगा, पहला इंस्टॉलमेंट 8 का दीजिएगा, बचेगा 32, दूसरा महीना इस पर ब्याज जोड़ा जाएगा, फिर दूसरे महीने के लास्ट में 8 दीजिएगा, बचेगा 24, तीसरा महीना इस पर ब्याज जोड़ा जाएगा, तीसरे महीने के लास्ट में 8 फिर दीजिएगा, बचेगा 16, चौथा महीना इस पर जोड़ा जाएगा। मेरे दोस्त चौथे महीने के लास्ट में 8 फिर दीजिएगा, बचेगा 8, इस पर 5वां महीना ब्याज जोड़ा जाएगा। 5वें महीने के लास्ट में 8 रुपए फिर दीजिएगा, बचेगा 0, जब 0 बच गया तो खाक ब्याज लीजिएगा। लेकिन मेरे दोस्त आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, जब 5वां इंस्टॉलमेंट देने से ही 0 हो गया तो फिर 8 रुपए एक्स्ट्रा क्यों, 6ठा इंस्टॉलमेंट क्यों? इसलिए कि तब तक की जो ब्याज है ना वो 8 रुपए के बराबर हो गया होगा, इसलिए वो 8वां इंस्टॉलमेंट आपसे लिया है। दूसरी बात क्या, समय मंथली है और आपका रेट क्या है मेरे दोस्त, रेट आपका एक समान है, एक ही रेट से जोड़ा गया, तो सब पर एक एक महीने का ब्याज जोड़ा जाएगा, सेम रेट से जोड़ा जाएगा। तो आप ही बताइए, अलग अलग मूलधन पर कैलकुलेट करना ब्याज अच्छा है, या एक ही बार मूलधन को जोड़ लें, एक ही बार कैलकुलेट कर लें? एक बार जोड़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि 120 हो जाएगा इन सब को जोड़कर। 120 पर हर महीना, महीना को वर्ष में बदलो, क्या रेट मुझे मालूम नहीं, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100, और यही जो ब्याज बनेगा साधारण ब्याज वो कितने का, सॉल्व कर लो इसको, 80% आ जाएगा, ये तुम्हारा रेट हो गया, ये तुम्हारा रेट हो गया। मैं तो पहले ही कह दिया, गर्मी का मौसम आ रहा है, 9 बजे तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और 9 बजे तक आपको रुकना होगा अगर जीवन में कुछ करना है तो है। अरे वो महीना है, 1 महीना को साल में बदलिएगा तो 12 से भाग दीजिएगा ना। हो गया, ठीक है, बढ़िए।
कहाँ कहाँ हम लोग घूम गए, पूरा एकदम सीआई रे, फलाना रे, ढेकाना रे, जीपी लेके जीपी रे, प्रॉफिट लॉस रे, सब कुछ हो गया। और अभी भी क्वेश्चन बाकी है, 5 और है। हटा दें? देखिए, एक शंकु के त्रिज्या और उसके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात इतना है, कुल पृष्ठ और बकपृष्ठ का अनुपात क्या होगा? आप बताइए ना। यह है एक शंकु, ठीक है ना, यह है आपका एक शंकु। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि त्रिज्या है और यह ऊंचाई है। क्वेश्चन बोला है त्रिज्या और एल 1:3 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और एल हमारा 3 है। तो फिर मेरे दोस्त ये एच कितना होगा? तो एच की जरूरत ही नहीं है। एच की जरूरत कहाँ है? कुल पृष्ठ एरिया बकपृष्ठ बोला है, कुल पृष्ठ होता है, कुल पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक ना। अब बकपृष्ठ होता है पाई आर एल। ये दो प्रकार का कहां से आर आ गया? हाँ, एल प्लस आर, रुको, पाई आर एल प्लस आर, और यहाँ पाई आर एल। पाई आर से पाई आर गया, एल का मान 3 है, तो 3 + 1 आई हो जाएगा 3 ना जी, तो हो जाएगा 4:। ऑप्शन नंबर, कुल पृष्ठ एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, बकपृष्ठ एरिया पाई आर एल। कोई जरूरत नहीं एच निकालने की है। हो गया होगा? ठीक है, बढ़िए। अब मेरे दोस्त यहाँ क्या है, आप लॉग हटाइए सीधे। लॉग जैसे ही हटाइएगा तो जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा, बराबर वाले चीज का पावर बनेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। लॉग लॉग एक्स टू द बेस 2, और यहाँ पर बेस में 3 है। फिर मेरे दोस्त इस लॉग को हटाओ, तो बेस है वो बेस बनेगा, जो यहाँ का बेस वही बेस बनेगा, बराबर वाला चीज पावर। और इधर तुम्हारा log x टू द बेस 2। मुझे बताओ 3 की पावर 2 कितना? 9। फिर इस log को भी हटाओ, जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा, बराबर वाली चीज पावर, और यहाँ एज इट इज रहेगा, x का मान 500। अरे 512 ही था, गलती से 256 2 बार लिखा गया। पप्पू भारती एकदम दिल से आशीर्वाद है, दिल से। सबको आशीर्वाद है, सबको। हो गया? एक एक करके नाम से बोलता हूं तो सब फिर बारी बारी से अलग अलग मांगता है। हो गया? ठीक है। नहीं हुआ जी? हो गया। लीजिए, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, ये 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है ना। तो देखो, अगर इसको थीटा कहते हैं तो क्या ये 60 माइनस थीटा नहीं है? क्या ये तुम्हारा 60 प्लस थीटा नहीं है? अरे है ना, 60 + 20, 20 से कौन थीटा बोले हो? 20 को थीटा बोले हो, तो कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा, और थीटा कितना है? 20 है। और इनटू ये हमारा कॉस 60 जो 1/2 है, 1/4 कॉस 60 का मान 1/2, ये है 1/2। आंसर 1/16। ये तीनों मिलके फॉर्मूला पे आ गया भाई, ये तीनों मिलके फॉर्मूला पे आ गया, ये तीनों। इसका मान तो जान ही रहे थे। हो गया? चलिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब इसको देखिए,
3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा एक हेलीकॉप्टर एक क्षण के लिए किसी दूसरे हेलीकॉप्टर के जस्ट नीचे उड़ता है। 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हेलीकॉप्टर एक क्षण के लिए किसी दूसरे हेलीकॉप्टर के नीचे से गुजरता है। उसी क्षण जमीन पर कहीं एक बिंदु है, जिस बिंदु पर दोनों हेलीकॉप्टर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है पूरा। तो बताइए दोनों हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी क्या होगी? यह है आपका धरती। आइए 30 डिग्री के लिए लंब कितने हैं, आधार कितने, 60 डिग्री के लिए पूरा का पूरा लंब कितना, √3, और ये आधार कितना, 1। आप ही बताओ, क्या कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? अरे जब एक ही आधार है तो एक बार √3 एक बार 1 कैसे होगा? ये √3 है तो इसको भी √3 बनाओ। इसके लिए इसमें √3 से गुना किया है तो इसमें भी √3 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को भाग देंगे तो √3 से √3 कट के √3 और 1 रहेगा, तभी 60 डिग्री जिंदा रहेगा। खत्म तो हो गया। अरे पूरा √3 इंटू √3, पूरा 3 में एक तो ई कितना, तो बताओ, एक का मान 3125, तो 2 का मान 6250। आंसर हो गया। आज से रमजान शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है। रमजान कहते हैं ना उसको। देखिए, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में सीडी और AB पैरेलल है। AB बराबर 12, CD है 7.5। विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगा? यहाँ सुनिए, यह है एक समलंब चतुर्भुज, ठीक। पैरेलल साइड को A और B मान लेते हैं। दो चीज को याद रखना, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये जो नॉन पैरेलल साइड है ना, अगर तुमने इसके मध्य बिंदु को मिला दिया और इसका नाम अगर PQ रख दिया तो याद रखना, और समांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजा के योग का आधी होता है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, एक समलंब चतुर्भुज के अंदर एक डायगोनल खींच दिया और दूसरा डायगोनल खींच दिया, और यदि गलती से भी इस डायगोनल के मिड पॉइंट और इस डायगोनल के मिड पॉइंट को मिला दिया, इसको x इसको y कह दिया और पैरेलल साइड को b और a कह दिया, तो विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजा के अंतर का आधा होता है। तो देखो यही तो क्वेश्चन है, कहता है विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगा? तो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगा, यानी AB और DC के अंतर का आधा होगा। AB हमारा 12 है, DC हमारा 7.2 है, बटा 2, तो मेरे दोस्त 4.8 बटा 2, आंसर आएगा 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हटाया जाए। आइए लास्ट क्वेश्चन। किसी बारंबारता बंटन में दिए गए समांतर माध्य इतना, मानक विचलन इतना, विचरण गुणांक क्या होगा? लीजिए, ये स्टैटिक्स का चीज है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन और बटे माध्य इंटू 100। तो मानक विचलन आपका 5 है, माध्य आपका 20 है, और इंटू 100 आंसर कितना होगा? ये 25% हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए।
हम आधे घंटे बाद फिर यूट्यूब पे आ जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन कराना है तो भयानक कराना है। जाइए। ऑनलाइन वाले यहीं पर आज का डिस्कशन समाप्त हो गया। फिर हम मिलेंगे कुछ ही क्षण बाद 9:30 बजे।